हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित कुमार एंड आई वेलकम टू यू क्लास फर्स्ट। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा इससे पिछले जो क्लास हुआ है वो दो ध्रुवीयता का अंक जो पहला है वो हो चुका है और आज जो होने वाला है ये क्लास दूसरा होने वाला है। और ऐसे ही हम लोग सीरीज में ये क्लास करने वाले हैं और इस चैनल पर आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही सरल तरीके से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। सारे जो टर्म होते हैं, जो सारे शब्द होते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को जो सेशन है काफ़ी पसंद आ रहा है। इससे पहले एक क्लास हो चुका है। इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो एक क्लास, ठीक है, एक क्लास हो चुका है इसी चैप्टर का, दो ध्रुवीयता का अंक, इसका एक क्लास हो चुका है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं ये दूसरा क्लास करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको जो थंबनेल मिलेगा उसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे ही मिल जाएगा। और मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स, जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं जिनको पॉलिटिकल साइंस जिनका सब्जेक्ट है 23-24 में जिनको एग्ज़ाम देना है, वो जा कर के ज़रूर देखिएगा। पिछला सारा कोई क्लास जो है वो ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, ये भी आपको देखना है। हालाँकि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन बिना शीत युद्ध को जाने आप इस चैप्टर को क्लियर नहीं कर पाइएगा। दो ध्रुवीयता का अंत जो है ये क्लियर नहीं कर पाइएगा। हालाँकि जहाँ भी ज़रूरत होगी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ज़्यादा समझदारी के लिए, ज़्यादा समझ के लिए आप जा कर के ज़रूर उस चैप्टर को देखिएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चैप्टर 1 का लिंक मिल जाएगा आपको। उसके बाद साथ ही साथ चैप्टर 2 का जो भी एक क्लास हो गया उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सिलेबस, सिलेबस जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर के सिलेबस भी देखिएगा। आपको सिलेबस का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये चार जो हैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर के ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा और फिर अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू होइएगा, इस चैनल पे कंटिन्यू देखने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बहुत जल्द हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू करने वाले हैं। हम लोग कोशिश में है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोगों के लिए क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आए। और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो यूट्यूब पे क्लास होती है, खासकर पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार शाम को 8 बजे, 8 बजे शाम में ये क्लास होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह होगा वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया करूँगा। साथ ही साथ कमेंट जरूर करिएगा कि सेशन कैसा लगा और इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बातें अब ज़्यादा नहीं करते, बातें जो भी करनी थी वो हो गई, मुझे जो भी आपके साथ शेयर करना था वो मैंने कर लिया। अब चलते हैं आगे। क्लास शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा क्या था एक्चुअल में। जो पिछला क्लास हुआ हम लोगों का, ये इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने बर्लिन की दीवार के बारे में पढ़ा कि बर्लिन की दीवार जो बनाई गई, यह क्यों बनाई गई थी, कब बनाई गई और कब बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था, इसके पीछे का रीजन क्या था, ये सब मैंने पहले वाले क्लास में से जस्ट पहले के क्लास में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सोवियत प्रणाली क्या थी, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं कि सोवियत प्रणाली क्या थी। इस सब के बारे में आपको जानना होगा तो पिछला जो क्लास हुआ है वहाँ जाकर के देखिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद दूसरी दुनिया क्या थी, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता था, सब चीज़ के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन में डिस्कशन किया है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सोवियत व्यवस्था, जो सोवियत संघ लड़खड़ाई थी उसी सिलसिले में हमको पहले ये देखना है कि सोवियत व्यवस्था थी कैसी। इतनी अच्छी व्यवस्था थी, इसके बावजूद भी सोवियत संघ का विघटन हो गया, अलग अलग देशों का उदय होता है, अलग अलग 15 देशों का उदय होता है, यह क्यों होता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। चलिए ये देख लेते हैं कि सोवियत व्यवस्था क्या थी। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, आप सभी को पता होगा 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया, एंड हो गया। तो 1945 के बाद दुनिया में दो महाशक्तियों का उदय होता है। ये दो महाशक्तियां थी, पहला तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर और यूएसए ये महाशक्तियां इसलिए थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उस समय तक डेवलप कर चुकी थी।
यूएसए के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सोवियत संघ के पास थी और इसके आसपास दुनिया का कोई और देश नहीं था। बहुत ज़्यादा ये विकसित कर चुकी थी। इसके पास उन्नत संचार प्रणाली थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मतलब कनेक्टिविटी का जो साधन था, जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा था, बहुत ही उन्नत क्वालिटी का था। विशाल ऊर्जा भंडार था, खनिज खनिज तेल था वहाँ पे, ठीक है? लोहा था, इस्पात था, मशीनरी थी, ये सब काफ़ी प्रचुर मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे थी। और वहाँ के दूर-दराज इलाके में आवागमन की सुविधा थी, यानी कि जो सड़क माध्यम था, ये भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी व्यवस्थित तरीके से था और दूर-दूर तक सड़कों की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था, यह भी काफ़ी अच्छे तरीके से फल-फूल रहा था। जो छोटा-सा पिन होता है, पिन से लेकर पिन से लेकर कार तक, इस सब का मैन्युफैक्चर होता था, ये सब का उत्पादन होता था सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, 15 गणराज्य, उन सभी में। लेकिन वही कहने की बात है कि इसकी क्वालिटी जो पश्चिमी देशों की तुलना में काफ़ी कम हुआ करती थी। जो बुनियादी ज़रूरत की सुविधा थी, इसको सोवियत संघ की सरकार ने अपनी जनता के लिए बहुत ही कम, बहुत ही रियायत दर पर उपलब्ध करवाया था। और बुनियादी जो ज़रूरत है, जैसे कि शिक्षा हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक? ये सब ज़रूरतें जो थी, जनता की इसकी ज़रूरत होती है और इस सब को बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही रियायत दर पर वहाँ की जनता को उपलब्ध करवाया गया था। बेरोज़गारी नहीं थी, सबसे अच्छी बात है। आज के सिनेरियो में जैसे देखें तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, महँगाई बहुत ज़्यादा है और कोई एक देश इतनी सारी चीज़ें नहीं बनाता है। किसी एक एक देश में लगभग इतना ज़्यादा जो है ऊर्जा संसाधन या फिर खनिज तेल, लोहा, इस्पात, ये सब नहीं होता है। लेकिन सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य थे, उन सभी को मिलाकर बात की जाए तो उन सब में लगभग-लगभग सारी व्यवस्थाएँ थी और बेरोज़गारी नहीं थी। और इस सब के बावजूद भी सोवियत व्यवस्था जो है वो लड़खड़ा जाती है, वो कहीं न कहीं चरमरा जाती है। इसके पीछे बहुत ही रीज़न थे, कई रीज़न थे, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक सोचने वाली बात है यहाँ पे कि इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी क्यों लड़खड़ा गई? ये केस स्टडी की तरह देखा जा सकता है और इसलिए शायद इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर को आपके सिलेबस में, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि सोवियत व्यवस्था जो थी वो लड़खड़ाई क्यों थी? सोवियत व्यवस्था क्यों लड़खड़ाई थी? जो सोवियत प्रणाली थी, इस पर नौकरशाहों का प्रभाव था। नौकरशाह कहने का अर्थ है ब्यूरोक्रेट्स। जैसे भारत में नौकरशाह की बात करें तो भारत में आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को नौकरशाह कहा जाता है, या जो भी यूपीएससी के थ्रू जो जाते हैं उनको नौकरशाह कहा जाता है। तो जो जो नौकरशाह थे, उनका प्रभाव सोवियत प्रणाली पर था। लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। आपको पता है जो सोवियत प्रणाली थी, वह क्या थी? साम्यवादी व्यवस्था थी वहाँ पे। वहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था थी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी और साथ ही अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, यानी कि आप कुछ बोल नहीं सकते थे और इसीलिए वहाँ के जो लोग थे अपनी भावनाओं को प्रकट किया करते थे। कार्टून टाइप का चित्र बना करके अपनी भावनाओं को प्रकट किया करते थे, लेख लिखा करते थे, उसमें कार्टून वगैरह बनाया करते थे, क्योंकि वहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं था वहाँ पे। उसके बाद जो पूरी सोवियत संघ थी, वहाँ पे सिर्फ़ एक सिंगल पार्टी का शासन था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अलावा ना ही वहाँ पे किसी दूसरी राजनीतिक दल की व्यवस्था की गई थी। जब रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, ये मैंने आपको इसलिए पिछले क्लास में पढ़ाया है। और जो 1922 में जब यूएसएसआर का उदय हुआ, तो वहाँ पे सोवियत संघ का उदय होता है, तो वहाँ पे सिर्फ़ एक सिंगल पार्टी को मान्यता दी जाती है। सिर्फ़ एक सिंगल पार्टी रहती है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। किसी और पार्टी या विपक्षी दल के लिए वहाँ पे जगह नहीं होता, वहाँ पे स्थान नहीं होता। उसके बाद रूस का सोवियत संघ के हर मामले में हस्तक्षेप था और हर मामले में प्रभुत्व था। सिर्फ़ एक देश था रूस जिसका सोवियत संघ के हर मामले में हस्तक्षेप था। कहने को तो 15 देशों का एक संघ था, 15 गणराज्यों का एक संघ था, लेकिन रूस सबसे ज़्यादा पावरफुल था वहाँ पे और इसकी बात सुनी जाती थी। इसलिए जो अन्य 14 देश थे, जो अन्य 14 गणराज्य थे, वह हमेशा उपेक्षित महसूस किया करते थे और वहाँ की जनता भी हमेशा उपेक्षित महसूस किया करती थी। हथियारों की होड़ थी, ज़ाहिर-सी बात है कि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो उसमें हथियारों की होड़ लगी थी।
इसके कारण जो टेक्नोलॉजी था, प्रौद्योगिकी का अर्थ है टेक्नोलॉजी, और जो बुनियादी ढांचे थे जैसे कि परिवहन हो गया, ऊर्जा हो गया, सड़क हो गया, संचार हो गया, इस सब के मामले में सोवियत संघ, जो पश्चिमी देश थे, अमेरिका या पूर्वी यूरोप के जो भी देश थे, उनको पश्चिमी देश कहा गया है यहाँ पे संयुक्त रूप से। इसकी तुलना में सोवियत संघ काफ़ी पीछे हो गया था। उसके बाद, और ज़ाहिर-सी बात है कि आप हथियारों में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जो और भी ज़रूरतें हैं, अर्थव्यवस्था के लिए जो और भी ज़रूरतें हैं, वहाँ लोग हैं, लोगों को सर्विस चाहिए होता है, चाहे वो शिक्षा हो गया, वो स्वास्थ्य हो गया, चाहे वो उत्पादकता की कोई वस्तु है, इसमें कहीं न कहीं धीरे-धीरे कमी आ गई, और इसी वजह से पश्चिमी देशों की तुलना में काफ़ी पीछे हो गया। और एक गलती और सोवियत संघ ने की कि 1979 में 1979 में अफ़गानिस्तान में इन्होंने मिलिट्री हस्तक्षेप किया, सैनिक हस्तक्षेप किया, जिससे इनकी आर्थिक व्यवस्था तो लड़खड़ा पहले से रही थी, लेकिन और ज़्यादा लड़खड़ा गई। उसके बाद अपने जो नागरिक थे उनको राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं पर यह खड़ा नहीं उतरा। ज़ाहिर-सी बात है कि जब अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होगी, नौकरशाहों का प्रभाव होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होगा, और लगभग सोवियत संघ के हर अंग में, हर शासन में, हर व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी का शिकंजा था कि बिना कम्युनिस्ट पार्टी से पूछे हुए, बिना कम्युनिस्ट पार्टी से सलाह-मशवरा किए हुए कुछ भी नहीं किया जा सकता था उस समय में। इसलिए यहाँ कहा गया है कि राजनीतिक आकांक्षाओं पे खड़ा नहीं उतरा, और साथ ही साथ आर्थिक आकांक्षाओं पे भी खड़ा नहीं उतरा, क्योंकि जो पैसा था वो सब कहाँ जा रहा था, हथियार बनाने में, मैक्सिमम पैसा हथियार बनाने में भी जा रहा था। और जो वो व्यवस्था, सोवियत व्यवस्था पहले थी, यानी कि पिन से लेकर के कार तक जो बनाया जाता था, उसके बाद धीरे-धीरे वहाँ से ध्यान हटा और कहाँ लग गया, हथियारों की होड़ पे लग गया, और इसी वजह से सोवियत व्यवस्था लड़खड़ा गई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, वहाँ उसके बाद है मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं सोवियत संघ में 1880 1990 का दशक कह सकते हैं, बिल्कुल 1990 के दशक में, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1980 के मध्य में। 1980 के मध्य में कौन आते हैं? मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं। यह जो है सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, सोवियत संघ में एक ही पार्टी का प्रभुत्व था, एक ही पार्टी का दबदबा था, जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी के ये महासचिव बनते हैं, तो उसके बाद यह सोवियत व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं। अब जो ये सोवियत व्यवस्था में सुधार लाना चाहते थे, तो आपको याद होना चाहिए कि सोवियत व्यवस्था लड़खड़ाई थी इस वजह से कि वहाँ पे नौकरशाहों का कब्ज़ा था। लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, तो इस तरह की जो सोवियत व्यवस्था थी, और हथियारों के होड़ के कारण अर्थव्यवस्था का ध्यान, या अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं चल रहा था, बल्कि जो भी इनकम होता था सरकार को, वो हथियार खरीदने में, बनाने में लग जाता था। तो ये कंडीशन थी, और इसी सब वजहों से सुधार चाहते थे सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव, और उन्होंने इस सुधार करने के सिलसिले में कुछ फैसला ले लिया। यही फैसला कहीं न कहीं कहा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन की नींव पड़ गई थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने जो फैसला लिया था, इसी वजह से सोवियत संघ के विघटन की नींव पड़ी। मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या फैसला लिया? उन्होंने 2 तरह से फैसला लिया। एक तो देश के अंदर उन्होंने जो व्यवस्था चली आ रही थी, नौकरशाही थी, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, शासन जनता के प्रति उदासीन हो रही थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, तो यह सब यूएसएसएस के जो सोवियत संघ था इसके अंदर था। इनको उन्होंने सुधारने का फैसला किया। उसके बाद जो यूएसएसएस के बाहर था, या मतलब सोवियत संघ के बाहर था, यूएसएसआर के जो बाहर था, जो भी संबंध खराब हुए थे बाहर के देशों के साथ, इसको सुधारने का फैसला लिया। तो जो पश्चिम देशों के साथ उन्होंने संबंध को सामान्य बनाने की कोशिश की, यानी कि अमेरिका और पूर्वी यूरोप के जो देश थे, या ऐसा कह सकते हैं अमेरिका और उसके जो मित्र मुल्क, जो एलाइड कंट्री था, उस सब के साथ सोवियत संघ ने संबंधों को बेहतर बनाने का निर्णय लिया। अमेरिका के साथ जो हथियारों की होड़ थी, इस पे रोक लग गई। हथियारों की होड़, हथियारों की जो होड़ थी, इस पे रोक लगाने का फैसला किया मिखाइल गोर्बाचेव ने। आपको जस्ट मैंने पहले बताया है कि अफ़गानिस्तान में जो सोवियत संघ ने सैनिक हस्तक्षेप किया था,
और जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, जहाँ पे सोवियत संघ का नियंत्रण था, उन दोनों जगह से मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी सेना को सोवियत सेना को बुलाने का फैसला लिया। ये इन्होंने सोवियत के बाहर ऐसा काम किया। उसके बाद सोवियत के अंदर इन्होंने क्या किया कि पेरेस्ट्रोइका, जिसको पुनर्रचना यानी कि आर्थिक सुधार करने की इन्होंने सोची, जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई थी, उसको कैसे ठीक किया जाए, ये मिखाइल गोर्बाचेव ने फैसला किया कि लड़खड़ाई हुई अर्थव्यवस्था को हम सुधारेंगे। उसके बाद जो राजनीतिक सुधार की ज़रूरत थी, ब्यूरोक्रेट यानी कि नौकरशाही व्यवस्था, नौकरशाह वहाँ पे हावी हो गए थे, जनता की कुछ चलती नहीं थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं था, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। इस सब में राजनीतिक सुधार लाना चाहते थे, सब कुछ पारदर्शी बनाना चाहते थे ताकि जनता का विश्वास सरकार में फिर से आ जाए। ज़ाहिर-सी बात है ना कि अगर कोई पार्टी, एक ही पार्टी का शासन होगा, जैसे अभी है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चाइना में एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें, चीन की बात करें तो चीन में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। चीन में कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है ना, तो चीन में जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है तो नौकरशाह भी तो उदार ही हो जाएँगे, क्योंकि चीन में प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो कि ऐसे ही आप समझ सकते हैं, आज के सिनेरियो में आप कंपैरिज़न कर सकते हैं, उसी वही कोई व्यवस्था रही होगी सोवियत संघ की। चीन के लोगों को दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये नहीं पता है, वहाँ पे गूगल नहीं चलता, फेसबुक नहीं चलता, ये सारी कुछ नहीं चलती, जब बल्कि चीन की सरकार के द्वारा बनाई गई अपना ऐप वहाँ की जनता यूज़ करती है। ऐसा ही कुछ व्यवस्था सोवियत संघ ने था। अभी तो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मिलिट्री का यूज़ किया जाता था। और इसीलिए बर्लिन की दीवार भी वहाँ पे बनाई गई थी कि जो पूर्वी यूरोप के लोग हैं या पूर्वी जर्मनी के जो लोग हैं, पश्चिम ना जाए, वो ना देखें, मतलब पश्चिम जर्मनी जो इतना तरक्की कर रहा था, ये पूर्वी जर्मनी के लोगों को पता ना लगे। अगर पता लगेगा तो लोग बगावत कर देंगे, ये भी डर था। तो यही कोई व्यवस्था रही थी सोवियत संघ में। तो उन्होंने राजनीतिक सुधार किया और आर्थिक सुधार का फैसला लिया। उसी तरह इस राजनीतिक सुधार के अंतर्गत ही उन्होंने उन्होंने यूएसएसआर को लोकतांत्रिक रूप देने का फैसला किया। यानी कि ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप इतना राजनीतिक सुधार करेंगे, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सब कुछ पारदर्शिता के साथ होने लगेगा, तो लोकतंत्र अपने आप स्थापित हो जाएगा। तो यही फैसला गोर्बाचेव ने किया था 1985 के मिड में, 1985 के मध्य में। ये सब फैसला लिया था उन्होंने। और इसी फैसले का परिणाम, ऐसा कहा जाता है, इसी फैसले की वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। हालाँकि वो चाहते थे कि सोवियत संघ काफ़ी तरक्की करे, पश्चिम के मुल्कों के साथ हथियारों की होड़ पे रोक लगे, जो अननेसेसरी खर्च हो रहा है हथियारों पे, सैन्य उपकरणों पे, इस सब पे रोक लगे, और जो ज़रूरी का खर्च है, जो जनता इतना त्राहिमाम कर रही है, उत्पादकता की वस्तु की कमी है, खाद्यान्न संकट है, इस सब पर ध्यान दिया जाए। लेकिन होता इसका उल्टा है। गोर्बाचेव के फैसले का परिणाम क्या हुआ कि सोवियत नियंत्रण के अधीन जो भी पूर्वी यूरोप के देश थे, कुल 9 देश थे, कुल 9 देश थे, इन देशों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक, उसके बाद पूर्वी यूरोप के जो साम्यवादी सरकारें थी, या एक के बाद एक गिर गई। जो सोवियत नियंत्रण में सरकार थी, जो सोवियत प्रणाली थी, उसके अंदर साम्यवादी सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। धीरे-धीरे करके एक के बाद एक गिरना शुरू हो गई, संकट गहराया, और इस वजह से सोवियत संघ के विघटन की गति काफ़ी तेज़ हो जाती है। रीज़न क्या था ऐसा विरोध करने का कि गोर्बाचेव के फैसले का परिणाम ये हुआ कि देखिए, गोर्बाचेव ने फैसला ले लिया सोवियत संघ के भले के लिए। जनता का एक तर्क है कि जनता चाहती थी वहाँ पे कि गोर्बाचेव ने जो फैसला लिया है, जो भी गोर्बाचेव विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, यह कहीं न कहीं धीरे है, काफ़ी तेज़ी से होना चाहिए। ये सोवियत जनता का सोचना था। और दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, वह ऐसा मान रहे थे कि गोर्बाचेव जल्दीबाज़ी कर रहे हैं, गोर्बाचेव जल्दीबाज़ी दिखा रहे हैं। इनको इतना जल्दी सब कुछ बदलाव नहीं करना चाहिए, और इसलिए उन लोगों ने भी इसका विरोध किया, और जब दोनों तरफ से विरोध हुआ, जनता ने भी विरोध किया, उन्होंने भी विरोध किया, तो इस वजह से भी क्या हुआ कि सोवियत संघ धीरे-धीरे विघटन के कगार पे आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा? यहाँ तक क्लियर है? नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताएँगे। उसके बाद जब सोवियत संघ का यहाँ धीरे-धीरे क्या हुआ, साम्यवादी सरकारें गिर गई, तो अब सोवियत संघ के विघटन का समय आ गया। तो सोवियत संघ के विघटन का समय आया, ज़ाहिर-सी बात है, अभी जस्ट मैंने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे, वो नाराज़ चल रहे थे।
उसके बाद इसी सिलसिले में जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, उनका तख्तापलट किया गया, लेकिन वो असफल रह गया, वो सफल नहीं हुआ। एक नेता हुए वहाँ पे बोरिस येल्तसिन करके, ये गोर्बाचेव के काफ़ी करीब थे और इन्होंने गोर्बाचेव के जो फैसले का स्वागत किया था, गोर्बाचेव ने जो फैसला लिया सोवियत संघ में सुधार करने का, इसका उन्होंने स्वागत किया और इसलिए जब मिखाइल गोर्बाचेव का तख्तापलट किया गया, जो कि असफल रहा, इसका बोरिस येल्तसिन ने काफ़ी विरोध किया और जब इन्होंने विरोध किया, ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई नेता जनता के हित की बात करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है जनता उसके साथ रहेगी और यही हुआ। जो सोवियत संघ की जनता थी वो बोरिस येल्तसिन के साथ हो गई और उनको एक नायक, एक हीरो की तरह देखने लगी थी। उसके बाद क्या होता है कि रूसी गणराज्य में सोवियत संघ के रूसी गणराज्य में, यहाँ सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रूस में क्या होता है, चुनाव होता है और बोरिस येल्तसिन जीत जाते हैं। जब बोरिस येल्तसिन जीत जाते हैं, जनता का समर्थन उनके साथ था, तो उन्होंने केंद्रीय नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा थी, कम्युनिस्ट पार्टी का जो भी अ कानून वगैरह था, उनको मानने से इनकार कर दिया और धीरे-धीरे सत्ता जो है मॉस्को से, यानी कि रूस का जो शहर था मॉस्को, वहाँ से गणराज्यों की तरफ, यानी कि पूर्वी यूरोप की तरफ खिसकने लग गई। पूर्वी यूरोप की तरफ खिसकने लग गई। इसका अर्थ ये हुआ कि धीरे-धीरे सोवियत संघ के वह भाग, सोवियत संघ का वह भाग जहाँ पे अ, पूर्वी यूरोप के देश थे या सोवियत संघ के नियंत्रण में जो पूर्वी यूरोप के देश थे, वहाँ भी धीरे-धीरे क्या हुआ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, धीरे-धीरे खत्म होने लगी और वहाँ पे भी लोग विद्रोह करने लगे और अलग से सरकार स्थापित किया जाने लग गया वहाँ पे। ये सारी रीज़न रही थी वहाँ के विघटन की। उसके बाद दिसंबर 1991 में क्या होता है, ये सब हो गया। अब सोवियत संघ लगभग खत्म ही था और दिसंबर 1991 में बोरिस येल्तसिन के नेतृत्व में, यानी कि बोरिस येल्तसिन ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जो रूस था, सोवियत संघ का बड़ा गणराज्य था, यूक्रेन ये भी एक बड़ा गणराज्य था और बेलारूस, ये सब मतलब इन तीनों ने एक घोषणा किया कि अब सोवियत संघ का विघटन किया जाता है, अब सोवियत संघ की समाप्ति की जाती है। जब ऐसा हो गया, उसके बाद सोवियत संघ 15 नए गणराज्यों में सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए गणराज्यों का उदय हुआ। गणराज्यों का उदय हुआ। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है, सबसे आश्चर्य की बात ये है कि जो 5 देश थे, जैसे कि 9 थे यूरोप के, 5 थे मध्य एशिया के और 1 था रशियन फेडरेशन जो रूस है। तो इन्होंने काफ़ी विरोध किया क्योंकि ये पश्चिमी यूरोप के काफ़ी करीब थे और ये पश्चिमी यूरोप की तरक्की देख रहे थे, आर्थिक रूप से तरक्की कर रहा था, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, सब कुछ वहाँ पे जो लाइफ़स्टाइल था ये भी अच्छा हो गया था। इसलिए ये देश विरोध कर रहे थे और इन्होंने काफ़ी कभी विरोध नहीं किया। जो 5 मध्य एशिया के देश थे, इन्होंने कभी विरोध नहीं किया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये सीखने वाली बात है कि इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर ये टूट गया तो इन्होंने विरोध नहीं किया, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने अमेरिका से भी अपना सहयोग कायम रखा, उसके बाद जो रूस था उससे भी अपना सहयोग कायम रखा, यानी कि ये विन-विन सिचुएशन में थे। और जब ये सभी चीज़ें हो गई, 15 नए गणराज्यों का उदय हो गया, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी को प्रतिबंध कर दिया गया। जो कम्युनिस्ट पार्टी पावर में थी, सिर्फ़ एक पार्टी की सरकार वहाँ पे थी, इसको प्रतिबंध कर दिया गया और पूर्वी यूरोप के देशों ने, जो 9 देश थे पूर्वी यूरोप के, इन्होंने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपनाया, जो पश्चिमी या यूँ कहें कि अमेरिका की जो विचारधारा थी, पूंजीवाद की विचारधारा, लोकतंत्र की विचारधारा, इसको पूर्वी यूरोप के देशों ने अपना लिया। धीरे-धीरे करके सोवियत संघ के सभी देशों ने अपनाया था, जिसको शॉक थेरेपी कहा गया था। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आगे बात करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लास समझ में आ गया होगा, ठीक? और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको, समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये क्लास है, यहीं तक रहने देते हैं। क्लास अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशन समय से मिलता रहे। तो थैंक यू।